नमस्कार, मैं हूं शीतल। आप देख रहे हैं IMAC न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। यूपी में मची है इलेक्शन की होड़। कोयला घोटाले ने किया अरबों का नुकसान। पंजाब में छाया रहा प्रकाश सिंह बादल का दबदबा। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए शुरू हुआ NCTC अभियान। प्रगति मैदान में आयोजित किया गया 20वां पुस्तक मेला। बॉलीवुड में मनाया जा रहा है सिनेमा के 100 साल। अब खबरें विस्तार से। यूपी में चल रहा है इलेक्शन का महासंग्राम। इस संग्राम में हर एक नेताओं ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हर वो काम किया जिससे वो अपने जीत के और करीब हो जाएं। चाहे वह प्रचार हो या उनके लंबे भाषण ही, तो वहीं कई नेताओं ने गैर कानूनी काम का भी सहारा लेकर अपना नाम बनाना चाहा। इस यूपी इलेक्शन में नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ भी उछाला। घोटाले तो सारी पार्टियों में हुए, परंतु इनमें सबसे विवादित पार्टी थी बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसने अपने हाथी को चमकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के कारण यह घोटाले भी सामने आते नजर आए। इसी के चलते जनता जान गई है कि किसे वो आगे बढ़ाए और किसे इस चुनावी युद्ध में पीछे छुड़ाए। चलिए अब बात करते हैं कोयला घोटाले की। वह घोटाला जो 2G स्कैम से भी बड़ा है, जिसने देश की जनता को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा घोटाला है जिसमें अरबों खरबों का नुकसान सामने आया। इस घोटाले में निजी तथा सरकारी कंपनियों के नामों को काफ़ी उछाला गया। इस मामले में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की तरफ से जवाबदेही पेश की। कोयला खदानों का 155 वर्ग एकड़ का इलाका खनन के लिए दिया गया, जहां 100 के करीब निजी और PSU को खनन की इजाज़त दी गई। खनन की इजाज़त नीलामी के आधार पर दी जानी थी, लेकिन सरकार ने 2006 में अपनी चलाते हुए इन नियम कानूनों को अनदेखी कर इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इन कंपनियों को सरकार ने जो ठेका दिया था, उसमें दाम सबसे घटिया दर्जे के कोयले के लगाए। खुद तो बढ़िया कोयले से मालामाल हो गई और साथ ही सरकारी खजाने को भी लूटती रही। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने भी कम नहीं बल्कि 21,226 करोड़ को बटोर लिया। और वहीं 3 की तिगड़ी वाली भूषण स्टील, जय बालाजी, रश्मि एंड ने भी 15,967 करोड़ का चूना लगा दिया सरकार को। वहीं टाटा स्टील भी इन सब में पीछे नहीं रही, उसने भी 7,161 करोड़ को ढकार लिया। और पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में सबसे उच्च स्थान पर NTPC, जो कि बिजली उत्पादन करती है, इसने भी सरकार से 35,024 करोड़ का लाभ उठाया। को मिलाकर करीब 1 दर्जन कंपनियों ने जो कोयला आता है बहुत काम, इस बार उसने कर दिया है सरकार को बदनाम। घोटालों की गुत्थी सुलझ नहीं पाती और फिर नेता कहते हैं लो आ गई एक और गुत्थी जो हमसे सुलझाई नहीं जाती। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि 2004 से 2009 तक काम करने और इससे फायदा उठाने वाली कंपनीज स्टील, पावर और सीमेंट उत्पादन से जुड़ी है और इनकी वजह से ही सरकारी खजाने को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। द CWG स्कैम इज ऑफ ₹70,000 करोड़, 2G स्कैम इज ₹1.76 लाख करोड़, बट नाउ द न्यू कोल स्कैम इज ऑफ ₹10.67 लाख करोड़। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स फ्रॉम एयरवेज टू माइनिंग, everywhere the government is involved in such scams। जो कंपनी हमें रोजगार तो देती है, परंतु एक समय आने पर वो सरकार को खोखला भी कर देती है और इनमें से मानी जानी कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। वहीं बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि स्कैम्स का झोला कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के सर ही मढ़ा जाए। चाहे काला धन हो या काला कोयला, लेकिन अब इस सरकार को इन घोटालों से कुछ भी होए ना। मैं कैमरा पर्सन मलिका के साथ कुसुम शर्मा, IMAC न्यूज़। आतंकवादियों के खिलाफ अब एक नई एजेंसी उभर कर आ रही है, NCTC यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जो आतंकवादियों के खिलाफ काम करेगी और आतंकी गतिविधियों को रोकने में एक मजबूत हथियार कारगर होगी। लेकिन इतने सब के बाद भी ममता बनर्जी सहित 10 मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे हमारे देश के संघीय ढांचे को खतरा है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी निंदा की है। NCTC नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल 1 मई 2003 में लाया गया था। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत आएगा और IB में अतिरिक्त निर्देशक रैंक का अधिकारी इसका प्रमुख होगा। इसके कार्यों में खुफिया खबरों का एकीकरण और उनका विश्लेषण होगा।
integrate all the intelligence pertaining to counter-terrorism, coordinate with the relevant investigation and intelligence agencies. गिरफ्तारी तलाशी का अधिकार होगा। अब सवाल उठता है कि इतने सब कार्यों के बाद भी इसके विरोध की क्या वजह है। आतंकवाद से लड़ने के लिए गठित राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र NCTC के विरोध में 10 मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया है। कुछ राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार और पंजाब। राज्यों के अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप है और राज्यों पर अविश्वास करने के समान, और देश ऐसे नहीं चलता। इतना बड़ा मुल्क विश्वास से चलता है, विश्वास नहीं चलता। जो संघीय ढांचा है उसका सम्मान होना चाहिए, इसलिए हमने कहा है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। भारत का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, ये देश की एकता के लिए, देश के विकास के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए एक बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में यूपीए सरकार भारत के संघीय ढांचे पर कठोराघात कर रहे हैं और इसके कारण देश में बहुत बड़े संकट पैदा हो सकते हैं। लेटेस्ट जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, किसी भी राज्य सरकार को पूछे बिना, चर्चा किए बिना, रातों रात जो जिम्मा स्टेट का है लॉ एंड ऑर्डर, उसके अधिकारों को छीन लेना, ये अपने आप में उनको ऐसा क्यों करना पड़े, यही एक सबसे बड़ा सवाल। जहां हमारे देश में हर चीज़ कछुए की चाल से चलती है और हर एक्ट को आने में कुछ ज़्यादा ही समय लगता है, वहीं देखते हैं इस मामले में सरकार कितनी तेज़ी पकड़ेगी। मैं शीतल शर्मा, कैमरा पर्सन गुरजंत के साथ IMAC न्यूज़। आए दिन हो रहे हमलों में मासूमों की जान चली जाती है और आंखें बस उन्हीं के लिए नम होकर रह जाती हैं। लेकिन बस अब और नहीं होगा ये आतंकवाद का अत्याचार, क्योंकि जवाब देने आ गया है NCTC यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म का मजबूत हथियार। आतंकवादी जैसी जटिल समस्याओं को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने NCTC का गठन करने का फैसला किया। इनके कुछ कार्यों में खुफिया खबरों का एकीकरण और उनका विश्लेषण होगा और साथ ही गिरफ्तारी तलाशी का अधिकार होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके विरोध की क्या वजह है। यूपीए की अहम सदस्य ममता बनर्जी सहित कई मुख्यमंत्रियों का कहना है कि NCTC को केंद्र की ओर से कानूनी ताकत देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा है। इससे केंद्र और सरकार के बीच संबंध बिगड़ सकते हैं। मैं शीतल शर्मा, कैमरा पर्सन गुरजंत के साथ IMAC न्यूज़। पंजाब इलेक्शन की बात की जाए तो प्रकाश सिंह बादल जोर शोर से छाए रहे। पंजाब की सत्ता में प्रकाश सिंह का आना किसी नए ट्रेंड की तरह माना जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, पंजाब में अकाली दल की जीत हुई। यहाँ पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने एक नया इतिहास रच दिया है। वह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आए। पंजाब में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले प्रकाश सिंह बादल कृषि मंत्री का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। आज़ादी से ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले प्रकाश सिंह बादल ने पहली बार राजनीति में कदम 1947 में रखा। 27 मार्च 1970 में पहली बार बने पंजाब के मुख्यमंत्री और यही सफ़र जारी रहा 1977, 1997, 2007 और अब 2012 में भी। प्रकाश सिंह बादल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इन 5 सालों में पंजाब में इतना काम किया है जितना पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। कहने को तो बादल ने यह भी दावा किया कि वह स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे और पूरे पंजाब को वाईफाई करवा देंगे। देखते हैं कि अब बादल कितनी बारिश कर पाएंगे पंजाब पर। मैं शमा ग्रोवर, कैमरा पर्सन मल्लिका शर्मा के साथ IMAC न्यूज़। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के प्रगति मैदान में 20वें पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है।
इस बार इस पुस्तक मेले में दर्शकों की संख्या पिछले साल की तुलना में बेहद कम पाई जा रही है। पुस्तक मेले में लोगों की संख्या कम होने का कारण ई बुक्स की बढ़ती लोकप्रियता को माना जा रहा है। चाहे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की बात हो या श्री कृष्ण के गीता उपदेश, किताबों ने हमारा साथ पीढ़ी दर पीढ़ी दिया। हमेशा से ये कहा जाता है किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं, जो इंसान का हमेशा साथ देती हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ आकर आपको हर एक वो पुस्तक मिल जाएगी जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। पुस्तक मेले में भीड़ कम होने का एक कारण ई बुक्स की बढ़ती लोकप्रियता को भी माना जा रहा है। हेलो सर, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ई बुक्स का ज़माना है कि यंगस्टर जो है उसको काफ़ी फॉलो करते हैं, तो आज के दौर में जो रीडरशिप कम होती जा रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं इस लाइन में बहुत सालों से हूँ और जो ई का जो प्रचलन अभी आया है, मैं अमेरिका में इसको आए हुए 15-20 साल पहले देख चुका हूँ। वहाँ पर ई बुक्स 15-20 साल पहले आई, आके चली गई और प्रिंट अभी भी बरकरार है। हमारे मुल्क में भी ई बुक्स आएंगी, इसका बुखार उतर जाएगा और ई और प्रिंट को एग्जिस्ट करेंगी, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। दिस इज़ माई जजमेंट। थैंक यू सर। किताबों का महत्व समाज में हमेशा से रहा है। चाहे ई बुक्स के आ जाने से किताबों और ई बुक्स में काफ़ी प्रतिस्पर्धा को देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी किताबें पाठकों के लिए हमेशा खास रहेंगी। मैं अलीशा, कैमरा पर्सन मलिका के साथ IMAC। इस साल हमारा भारतीय सिनेमा अपने पूरे 100 साल होने का जश्न मना रहा है। इन 100 सालों में कई दौर आए और इनमें बदलाव भी कई हुए। जहां सिनेमा ने एक और सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक का सफ़र तय किया, वहीं आज सिनेमा फिक्शन को हकीकत दिखाने का दम रखता है। वहीं इन 100 सालों में डांस और म्यूज़िक में भी कई बदलाव आए। शुरुआत में तमाशे के रूप में पेश हुआ डांस आज अपनी ऊंचाइयां छू चुका है। भारतीय सिनेमा में संगीत हमेशा से लोकप्रिय रहा है और लोगों ने सिनेमा के हर तरह के गाने को पसंद किया है। संगीत हमेशा से भारतीय सिनेमा का एक अहम हिस्सा रहा। जहां सिनेमा में बदलाव आया, वहीं संगीत में भी बदलाव आना स्वाभाविक था। शुरुआत में पर्दे पर नायक नायिका अपने गीत खुद गाते थे। 1935 में नितिन बोस ने अपनी फिल्म धूप छाँव में प्लेबैक सिंगिंग की तकनीक की शुरुआत की। इस तकनीक ने पर्दे पर कभी नजर न आने वाले प्लेबैक सिंगर्स को भी स्टार बना दिया। भारतीय सिनेमा में लोगों ने हर तरह के गानों को पसंद किया है। हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। चाहे वो गुलजार साहब के गाने हों, गुरदर्द के दर्द भरे गीत या मोहम्मद रफ़ी के प्यार के नगमे, लोगों को इन्होंने हमेशा से मोहित किया है। घर मिल जाए तो क्या है। भारतीय सिनेमा के संगीत ने ही लता मंगेशकर के सुरों को स्वर कोकिला का ताज पहनाया। संगीत की इस बेमिसाल दुनिया में जहां देशभक्ति के गीत, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, और दिलों को धड़काने वाले गीतों का दौर आया, वहीं देखते ही देखते रॉक और कुछ ऐसे गाने जिनका मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन कदमों को एक बार ज़रूर थिरका देते हैं। जहां हमने संगीत की बात की, वहां डांस के बिना संगीत अधूरा है। भारतीय सिनेमा में डांस की शुरुआत तमाशे के रूप में हुई, फिर सिनेमा में बदलाव आया तो डांस में भी सुधार हुआ। मुगल आजम में मधुबाला ने अनारकली की अदाओं से सबका मन मोह लिया। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही। उसके बाद दौर बदला, अन्य अभिनेत्रियों ने भी अपने जलवे दिखाए, जिनमें वैजंती माला और वहीदा रहमान मुख्य हैं। जहां डांस की बात की है, वहां हेलन का नाम ना लिया जाए तो डांस की बात अधूरी है। 70 के दशक की फिल्मों में हेलन का एक डांस ज़रूर होता था।
जो फिल्म को हिट करने में पूरा योगदान देता था। पिया तू अब तो आजा। समय आगे बढ़ा और मिथुन दा ने आम एक डिस्को डांसर करके सबको अपना बना दिया। वहीं श्रीदेवी ने नागिन डांस और रेन डांस कर भारतीय सिनेमा में नया ट्रेंड शुरू किया। 80-90 के दशक में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन ने अपने लटके झटकों से सभी को अपना दीवाना बना दिया। 2001 में ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है में हिप हॉप और माइकल जैक्सन का स्टाइल करके डांस की एक नई मिसाल कायम की। और आज का दौर है जब हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग फिल्म को हिट करवाने का हिट फॉर्मूला है, जिसमें अभिनेत्रियां भी पीछे नहीं हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IMAC न्यूज़।